हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों। वायुमंडलीय अपवर्तन की जो ये घटना है प्रकाश की, ये हमारे दैनिक जीवन में एक से एक इंटरेस्टिंग इवेंट्स यानी रोचक घटनाओं से हमारी मुलाकात करवाती है। जैसे तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, सनराइज और सनसेट यानी सूर्यास्त और सूर्योदय, इन दोनों के मामले में कुछ हकीकत छुपते हैं इसमें। और जो इमेजिनेशन है, जो परिकल्पना है, जो आभासित माना आभासी चीज है ना, वो हमारे सामने है ना आता है। तो और भी सारी बातें हैं, जैसे मान लो अपवर्तन से, वायुमंडलीय अपवर्तन के और भी बहुत सारे चीजें हो सकते हैं। कभी कोई हकीकत है, जैसे चांद भी तो है, चांद भी है ना। कभी कभी आप ये देखेंगे कि हालांकि सनलाइट के साथ ऐसी बात नहीं है, हमारे जो सूर्य भगवान है ना, ये इतना तगड़ा चीज है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का यानी वायुमंडलीय अपवर्तन का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें इसके मामले में महसूस नहीं होता, देखने को मतलब होता तो है, पर हमारी आंखें उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाती, जज नहीं कर पाती। तो खैर, ये सब चीज़ें तो अभी है ही, होती ही रहेगी। वायुमंडलीय अपवर्तन को जानने से पहले, अपवर्तन आप जानते ही हैं कि जब भी प्रकाश, कोई भी लाइट जो है वो एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाता है, जैसे ही उसके घनत्व में परिवर्तन आया, अपवर्तनांक में अंतर आया, इसकी वेलोसिटी चेंज कर जाती है और ये अपने ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन से या लाइन ऑफ प्रोपेगेशन से, अपने गमन के रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है। अब वो नज़दीक आवे नॉर्मल के या दूर जाए, वो तो डिपेंड करेगा कि किस माध्यम से, किस माध्यम में प्रकाश जा रही है। वायुमंडलीय अपवर्तन का एक सामान्य सा एग्जाम्पल हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे मान लो कि कहीं पे हम गर्मी के दिनों में तो नहीं, ठंड के दिनों में हम लोग अलाव जलाते हैं, आग जलाते हैं। जब काफ़ी तेज ठंड पड़ती है तो आग जलाते हैं। जब आग जलाते हैं तो जो आग की लौ होती है, जो धधक होती है उसकी, उस धधक के चलते जो इसके ऊपर का वायु है, आग के ऊपर का जो वायु है, वो वायु क्या होता है, गर्म होकर के फैल जाता है। फैलने से क्या होता है, उसकी सघनता कम हो जाती है। सघनता कम हो जाती है तो वो उतने एरिए में, अगर जैसे मान लो कि मैंने यहाँ आग जलाया मैंने, और आग जलाया और इसकी लौ निकली, इसकी जब लौ निकली तो ये लौ जब निकलती है, इसके ऊपर का जो एयर है, जो इसकी हवा है, वो विरल हो जाती है। लेकिन इतने अगर सर्कुलर से ये लौ निकल रही है तो आप देखिए इसके बाहर की जो हवा वो तो सघन है, तो माध्यम का परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। एक विरल माध्यम हो गया और इधर बाहर में सघन माध्यम हुआ। और अब जब उससे होकर के आप एक दूसरे को आर पार देखने का प्रयास कीजिए, आपको वो हिलता हुआ दिखेगा। कभी कभी आप इस चीज को पानी के सरफेस पर भी देख सकते हैं। अगर मान लो पानी में किसी चीज की परछाई आप अपवर्तन से देखते हुए, बनते हुए देखते हैं, और जब पानी की सतह हिलती है तो वो उसका इमेज भी हिलता हुआ दिखाई देगा आपको। तो मतलब ये है कि माध्यम के परिस्थिति में अगर परिवर्तन आएगा तो परिवर्तन आने से चीजें बदलती हुई दिखेगी। और अगर लगातार उसमें मतलब अपवर्तनांक में परिवर्तन आता चला गया हिलने की वजह से, और विरलता और सघनता में कमी और अधिकता होने की वजह से, तो प्रतिबिंब भी उसका वैरी करेगा। जब जैसा सिचुएशन तब वैसा प्रतिबिंब, और इसीलिए प्रतिबिंब भी आपको कांस्टेंट नहीं दिखेगा, वो भी हिलता हुआ दिखता है। तो ये सब वायुमंडलीय अपवर्तन की एक सामान्य सी घटना है। मैंने समझाने के ख्याल से आपको ऐसा, आपके बुक में भी इसकी चर्चा है तो वो तो है, वहाँ आपको उतना बेहतर समझ में नहीं आएगा, पर हमारी बात तो आपको अच्छी लगती है। हम जो भी बातें करते हैं बहुत प्यार से करते हैं, और जब प्यार से करते हैं, क्योंकि आप बच्चे हैं, आप 10th क्लास में हैं, और बोर्ड लिखेंगे तो जो प्यार से समझेंगे नहीं तो आपको मज़ा आएगा नहीं, और जब मज़ा नहीं आएगा तो आपकी रुचि कम होगी, रुचि कम होगी तो आप क्वेश्चन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये सोचना है कि पहले आपको इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ठीक है। आइए, तो वायुमंडलीय अपवर्तन में भी कुछ ऐसी घटना होती है
माध्यम के अपवर्तनांक में अंतर आता है। ठीक है, तो साफ सीधी बात है कि वायुमंडल, जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के नजदीक का जो एटमॉस्फेयर है ना, ये जो वायुमंडल है, हमारी पृथ्वी के नजदीक का जो एटमॉस्फेयर है, ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल सघन है। यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल रहने की वजह से ये माध्यम सघन है। लेकिन जैसे 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 हम ऊंचाई पकड़ते जाते हैं, वैसे वैसे माध्यम का जो सघनता है वो कम होता चला जाता है, विरलता बढ़ती जाती है। और होते 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 कभी ऐसी परिस्थिति भी है जहां वैक्यूम है, और अगर वैक्यूम है तो वहां से प्रकाश की किरणें जब आएंगी तो निश्चित तौर पर लेयर बाय लेयर क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होता चला जाएगा। देखिए ना, ये लेयर है मान लेते हैं, अब इससे ऊपर थोड़ा सा कम सघन है, मान लो ये लेयर हो गया, थोड़ा सा और कम सघन है, मान लेते हैं ये लेयर हो गया। ये जो अलग अलग सतह बने हुए हैं, परत बने हुए हैं, अब इनसे प्रकाश किरण जैसे जैसे आएगी, मान लेते हैं ये कोई सोर्स है प्रकाश का, और यहां से लाइट मान लेते हैं यहां आएगा, है ना। यहां जब लाइट आएगा तो लाइट आएगा तो थोड़ा इधर होगा। अब हो सकता है कि यहाँ पर इस दोनों के बीच में भी सघनता में थोड़ी कमी आ जाए, तो फिर क्या होगा, यहाँ से फिर ये थोड़ा इधर भागेगा, फिर सघनता में बढ़ोतरी होगी तो फिर ये थोड़ा इधर हो जाएगा, फिर यहाँ से सघन ज्यादा होगा तो ऐसे हो जाएगा। मतलब मल्टी रिफ्रैक्शन, एक से अधिक सतहों परतों से। और ये सारा खेल किसका, माध्यम की सघनता और विरलता का, उसके डेंसर होने या उसके रेयरर होने से। तो इस तरह से क्या होता है, जो भी प्रतिबिंब हमारे पास बनते हुए आते हैं, उन प्रतिबिंबों की का जो परफेक्टनेस है वो मेंटेन नहीं रह पाता। इसीलिए अगर मैं इनके प्रतिबिंब को मैं देखने का प्रयास करूं तो ये क्या होता है, एक कांस्टेंट वे में हमको दिखाई नहीं देता। एक और बात होती है, जब कभी भी लाइट रिफ्लेक्शन करता है ना, माध्यम परिवर्तन करता है, तो इसके इंटेंसिटी मतलब इसकी तीव्रता यानी इसकी ऊर्जा का भी ह्रास होता है, लॉस होता है। इसीलिए वो इमेज, वो प्रतिबिंब जो जबरदस्त दिखना चाहिए, उतनी चमक वाली वो नहीं दिख पाती। ये पहले भी चर्चा हम आपको कर चुके हैं कि माध्यम परिवर्तन में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है ना, तो ऐसी घटना होने पर 100% यानी 100% ऊर्जा वो माध्यम को क्रॉस नहीं कर पाता है, कुछ न कुछ ऊर्जा का नुकसान होता है। अपर क्लासेस में, ऊपर के क्लास में आप इसकी और बृहद चर्चा सुनेंगे। तो इसकी जो रोचक घटनाएं हैं उसमें दो की चर्चा आपके लिए की गई है। एक है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होने वाली घटना है। तारों का जो टिमटिमाना होता है ना, ये वायुमंडलीय अपवर्तन की देन है। क्योंकि तार, अब देखें एग्जाम्पल्स देखें वायुमंडलीय अपवर्तन के, तो सबसे पहले नंबर पर आता है एग्जाम्पल नंबर 1 में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। एकदम हमारे बता देने के बाद आपको कोई तकलीफ ही नहीं होगी, तारों का टिमटिमाना। पहली बात तो ये जान लीजिए कि तारे वे हैं जिनके पास अपनी रोशनी है, अपना हैसियत है। टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन की एक बहुत ही रोचक घटना है। हम जो तारों को टिमटिमाते हुए, टिमटिमाना का मतलब क्या, उनके प्रतिबिंब कभी अच्छे दिखे, कभी थोड़ी कम रोशनी वाली दिखे, कभी थोड़ी इधर दिखे, कभी थोड़ी उधर दिखे, कभी हिलते हुए दिखे, कभी चमक ज्यादा हो, इसी को बोलते हैं टिमटिमाना। और तारे टिमटिमाते हैं, चांद और सूरज नहीं टिमटिमाते, क्योंकि तारे सूरज और चंद्रमा की तुलना में हमसे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। इसीलिए उनकी रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचते पहुंचते बहुत दूरी तय करती है, और वायुमंडल के बहुत से सतहों से उन्हें अपवर्तन करना पड़ता है।
कभी कभी अचानक से हवाएं चल रही है, तेज हवा चल रही है, टेम्परेचर में वेरिएशन काफी तेजी के साथ हो गया, तो सघनता विरलता में जो परिवर्तन है वो काफी फास्ट हो गया। और ऐसे में क्या होता है, कभी कभी कुछ ज्यादा ही डेविएट कर जाते हैं प्रकाश किरण। अगर ज्यादा सघनता हो गया, टेम्परेचर सीधा नीचे गिर गया, तो क्या होगा, माध्यम ज्यादा सघन हो जाएगा। एकदम मल्टी डायरेक्शन में ये स्टार है, लाइट आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी यही सोर्स भी है, और इसी को मुझे देखना है तो ये सोर्स भी है। इससे आया, मान लेते हैं वैक्यूम तक आया, कोई दिक्कत नहीं, ये निर्वात में आया कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निर्वात के बाद जब ये आता है, जैसे ही वायुमंडल में घुसा, सपोज कीजिए एक लेयर से ये पास किया, वायुमंडल में घुसने के बाद अपवर्तन हुआ, थोड़ी सघनता मिली इसको, ये दिशा बदला, फिर यहाँ आने के बाद और सघनता मिली। हो सकता है यहाँ कोई प्राकृतिक घटना हुई हो, माध्यम विरल हो गया हो, ये तुरंत क्या करता है, अपनी दिशा फिर से बदल लेता है, और फिर से जब बदलता है तो हो सकता है कि ये इधर आ जाए। हो सकता है कि माध्यम थोड़ा ज़्यादा सघन हो गया तो सीधा बहुत ज़्यादा डेविएशन, बहुत ज़्यादा विचलन हो गया इसमें। मतलब इस तरह से प्रकाश एकदम बहुत सारे अपवर्तन की घटना को अंजाम देते देते अंत में हमारे पास तक पहुंचता है। और जब हम इसे देखते हैं तो ये कहीं एक जगह पे स्थिर नहीं दिखता हमें इसके। अब देखिए ना, इतने सारे अपवर्तन हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं कम कहीं ज़्यादा, तो जो हमारे पास आएगा हम उसी को न, उसी का इमेज मेरी आंखें बनाएंगी, और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, जिस वेवलेंथ, जिस तरंग दैर्ध्य जो जिस वेग के साथ आएगा, उसी के हिसाब से हमारे पास जितनी रोशनी मिल पाएगी, जितना परसेंट एनर्जी का मिलेगा। एनर्जी का तो ह्रास भी होता है, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से क्या होता है, ये सारी घटनाएं हमको तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये कुछ भी नहीं, वायुमंडलीय अपवर्तन है। एंड ये अपवर्तन का भी कारण क्या है, वायुमंडल में ताप का अंतर है, टेम्परेचर डिफरेंस अलग अलग लेयर में होना। ठीक ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय वाजिब, अगर जैसे सूर्य मान लो कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, उससे पहले सूर्य दिखने लगता है, तो वो सूर्य दिखता नहीं है, वो सूर्य का आभासी परिस्थिति है। सनसेट एंड सनराइज, सनसेट एंड सनराइज दोनों एक ही थ्योरी से डील होगा। ये मान लो सूर्य है, ये पृथ्वी है, और मान लेते हैं कि मैक्सिमम इसका जो डेविएशन होगा, अधिकतम महत्तम जिसको बोलते हैं मैक्सिमम विचलन जो होगा, ये तब होता है जब सन कहाँ पर हो, क्षैतिज पर हो, यानी हॉरिजन पे, इसको बोलते हैं क्षैतिज, है ना, ये पृथ्वी के सतह के बिल्कुल पैरेलल, इसको बोलते हैं, ये सन है। अब है क्या, मान लो कि सूर्य यहाँ पर है, यहीं पर है, डूबने के समय में भी मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और इसको सूर्य निकलने के समय में भी कर रहा हूँ। सनसेट और सनराइज दोनों में सिर्फ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलग होगा। डूबते हुए सूर्य नीचे की तरफ जाएगा, उगता हुआ सूर्य ऊपर की तरफ आएगा। पर ये यहाँ से विभिन्न अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करते हुए, ये जो है ना, ये अब मान लेते हैं कि अलग अलग लेयर से गुजरेगा तो धीरे धीरे सघन होता जाएगा, तो ये लंब की तरफ मुड़ता जाएगा, फिर यहाँ पर भी लंब की तरफ मुड़ा, फिर यहाँ पर भी लंब, ये सूर्य है आपका, यहाँ पर भी लंब की तरफ मुड़ा, अलग अलग लेयर पे देखिए लगातार नॉर्मल की तरफ ये शिफ्ट हो रहा है, लगातार नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लगातार होते 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 ये यहाँ पहुँचा। और यहाँ पहुँचने के बाद जो वाजिब इसकी परिस्थिति है वो कुछ इधर आपको दिखाई देती है, क्योंकि इमेज तो बनाने का तरीका यही होता है, हम लोग जानते हैं, एक लाइट को सीधा भेजो, एक को अपवर्तन पे भेजो, तो ये जो आभासी पोजीशन है ना, ये हमको दिखाई देता है। तो ये बेसिकली यहाँ के बदले ये यहाँ दिख रहा है, बना हुआ है ये प्रतिबिंब, लेकिन इस प्रतिबिंब को बनाने में जो अपवर्तन की घटना हुई है वो वायुमंडलीय अपवर्तन की देन है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, उस एटमॉस्फेयर के डिफरेंट डिफरेंट लेयर से जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की का इवेंट होता है, उसी का ये गिफ्ट है कि सूर्य और इसके राइजिंग और इसके सेटिंग दोनों की परिस्थिति में ये डूबने के बाद तक थोड़ी देर दिखता रहता है,
क्योंकि ये देखते हैं हम, और उगने से पहले दिखने लगता है क्योंकि इसके आभासी प्रतिबिंब को हम देखते हैं। आई बात समझ में ना? तो वायुमंडल या अपवर्तन से संबंधित ये दो मुख्य बातें आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में है, और आपने इसे आज से पहले सही तरीके से अध्ययन नहीं किया होगा। मैंने इस कोशिश की है इसका बेहतर मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप तक पहुंचाया जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, आप अपने दोस्तों से शेयर करते रहिए। आप हर लेक्चर बहुत बेहतर होगा ये ना हम कह सकते ना आप कह सकते, पर थीम हर लेक्चर में रहेगा, स्ट्रेंथ यानी ताकत हर लेक्चर में रहेगा। कोई भी लेक्चर ऐसा नहीं होगा जो आपको सीख देकर नहीं जाएगा, आपको एजुकेट नहीं करेगा। आपका दिन, आपका समय, आपकी हर परिस्थितियां शुभ हो, आने वाले एग्जाम के लिए आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो, खूबसूरत हो। इसी बात के साथ, इन्हीं दुआओं के साथ आज के लेक्चर को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, और कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर जो हो वो कुछ नई बातें लेकर के आए, और वो आएगा ही आएगा, उसको आपको भी पता है। थैंक यू सो मच।